बच्चा 6 नफरत। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. तन्वी अपने रूम में जाकर तैयार होती है और अपना बैग और फ़ोन लेकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक से उसका फ़ोन बजने लगता है। गाड़ी का दरवाज़ा जो कि उसने अभी खोल रखा था उसे बंद करके पहले वह बात करती है। तन्वी, हेलो आकृति दीदी, अचानक से इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? दूसरी तरफ आकृति तन्वी को उसे इतने प्यार से दीदी बुलाता सुनकर एक टेढ़ी मुस्कान देती है और सोचने लगती है सचमुच मैं इतनी खास हूँ कि सिंघानिया परिवार की इकलौती बेटी भी मुझे इतनी इम्पोर्टेंट देती है। वहीं दूसरी तरफ तो खुद को देखना, रोशनी तू उसकी भाभी है, उसके बाद भी वह तुझे नहीं देखना पसंद करती। आकृति के मन में चाहे जो भी हो उसके चेहरे पर कोई उसके भाव नहीं पड़ सकता था। इस समय वह अपनी गाड़ी में बैठे बैठे तन्वी से ही बात कर रही थी। आकृति, कुछ नहीं तन्वी, वह बस में यह बात जान करके कि मेरी बहन को होश आ गया मुझे रहा नहीं गया और मैं तुरंत अस्पताल जा रही थी देखने के लिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे एक बार तुम लोग से पूछ लेना चाहिए। आखिरकार आकृति की बात सुनकर तन्वी को अच्छा नहीं लगता। तन्वी के मन में बस यही बात रहती है कि उसके भाई को रोशनी से ज़्यादा आकृति पसंद है। तन्वी वैसे भी रोशनी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। उसके मन में रोशनी के लिए उल्टा थोड़ा गुस्सा था। आखिर रोशनी की वजह से ही उसके भाई को आकृति जैसी अच्छी लड़की से इतने समय के लिए दूर रहना पड़ा था, और अब जबकि रोशनी ने सक्सेना खानदान को एक बेटा दे दिया था तो ये बात तो तय थी कि अब वह कभी इस घर को छोड़कर जाएगी नहीं। इसलिए उसे आकृति के लिए बुरा भी लगता था। उसे लगता था कि रोशनी इतने समय से अपनी बहन के हक नाम पर्सनैलिटी फेम के बदौलत जी रही है, फिर भी हमेशा उसे लड़की रहती है, उसे घर से भगाने के नए नए तरीके सोचती रहती है। और एक तरफ आकृति है जो इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी चिंता करती है। रोशनी को ये देखना चाहिए था कि जब वो इतनी ज़्यादा बीमार थी, उसकी इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब थी, तब उसकी सबसे ज़्यादा मदद उसकी अपनी बहन ने की थी। तन्वी, आकृति दीदी अभी क्या कह रही है? आपको हम में से किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, वह लड़की आपकी बहन है। मैं जानती हूँ आप उसकी कितनी चिंता करती हैं। उल्टा मुझे तो ये लगता है कि अगर आप ना ही जाए तो ही ठीक है। मेरे ख्याल से आपको इतना कुछ खास पसंद नहीं करती और ना ही आपके एहसानों को मानती है। आकृति तन्वी की बात में हाँ मिलाते हुए कहती है, मैं जानती हूँ तन्वी कि तुम मेरी चिंता कर रही हो, लेकिन वो मेरी बहन है, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ? और फिर यह बात कोई नहीं झूठ सकता कि तुम्हारे खानदान के सबसे बड़े पुरोहित ने ही तो ये कहा था कि मुझे ज़्यादा रोशनी की कुंडली रुद्रा जी से मैच हो रही है। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. तन्वी को अपने खानदानी पुरोहित कुछ खास पसंद नहीं थे। उसे हमेशा से ही यह सारी चीज़ ढूंढ लगती थी। आखिर कौन आज के समय मानता है भूत पिशाच चुड़ैल डायन काला साया अमावस्या फलाना चीज़ों में? वैसे भी ये पुरोहित जी के ही वजह से था जो तन्वी को कहीं बाहर जाने से रोका गया था। उनके हिसाब से आने वाले समय में तन्वी किसी मुसीबत में फंसने वाली है और इस वजह से पिछले 3 महीने से तन्वी को लॉकडाउन करके रखा गया था। तन्वी इरिटेटेड सा चेहरा बनाती है और कहती है, देखिए आकृति, मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही लेना है। वैसे भी अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सबसे बेस्ट यही होगा कि अगर आपको अपनी बहन से मिलना है तो जाकर खुद ही मिल लीजिए। वैसे भी मुझे भी अपने भतीजे से मिलकर दादाजी को उसके बारे में बताना है। नहीं तो ये ठीक रहेगा कि हम लोग एक साथ अस्पताल के एंट्रेंस में मिलते हैं और वहीं से फिर हम लोग साथ में दोनों जन से मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर तन्वी फोन कट कर देती है। आकृति अपने फोन को देखते हुए सोचती है, बेचारी रोशनी, अगर मैं तन्वी को इस तरह से भटकती नहीं ना तो पक्का अपने भतीजे को देखकर उसके मन में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता। और मैं नहीं चाहती कि जब तक रुद्र वापस नहीं आ जाता परिवार में उस बूढ़ों के अलावा कोई भी दूसरा तुम्हें सपोर्ट दे। अस्पताल में इस समय डॉक्टर एस रोशनी का लास्ट चेकअप कर रहे थे, चेक करने के लिए उसकी बॉडी में कोई अंग किसी तरह से प्रभावित तो नहीं हुआ है ये 6 दिन कोमा में रहने के कारण। दूसरी तरफ रोशनी बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रही थी, जो काफ़ी समय से वेट कर रही थी कि कोई उसके बेटे को उसके पास वापस लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पर तो कल से उसने अपनी आंखें खोली है, लेकिन अब तक उसके बेटे को उसके पास नहीं लाया गया। आखिर में बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अपने पास में नर्स से बात करे डॉक्टर की तरफ देखते हुए बड़ी ही आवाज में कहती है, डॉक्टर डॉक्टर।
उसके 2-3 बार बुलाने के बाद भी डॉक्टर पर ध्यान नहीं देता है। रोशनी अच्छे से जानती थी कि ऐसा क्यों है, या तो फिर उसकी बड़ी बहन ने इन्हें ये सब करने के लिए कहा है, या फिर सिंघानिया परिवार की इग्नोरेंस के कारण ऐसा हुआ है। इस समय रोशनी का बिल्कुल मन नहीं था कि वो अंदाजा लगाए, अभी तो बस उसे अपना बेटा चाहिए था अपने पास। दोनों डॉक्टर जब उसकी बात नहीं सुनते हैं तब वो अपना एक हाथ उठाकर सामने रखे स्टैंड को इस पर के ग्लूकोज की बोतल टंगी थी उसको गिरा देती है। होने के कारण उसके हाथ में लगी ड्रिप अचानक से निकल जाती है और उसके हाथों में से खून निकलने लगता है। अब इतनी ज्यादा हलचल के बाद फाइनली दोनों डॉक्टर और नर्स उसकी तरफ देखते हैं। नर्स जल्दी से स्टैंड को खड़ा करके ड्रिप वापस लगने लगती है और डॉक्टर रोशनी के पास आकर उसे चेक करते हुए पूछता है, क्या हुआ, आपको कोई पेन हो रहा है? रोशनी अपनी आवाज में हल्का सा गुस्सा लाते हुए कहती है, मैं आपको तब से आवाज दे रही हूँ, मुझे मेरे बेटे से मिला दीजिए, आप क्यों नहीं मिल रहे? अब मैं ठीक हूँ, मुझे उससे मिलना है। उसे इस तरह से परेशान देखकर नर्स को काफी बुरा लगता है। वैसे तो उसे ऐसा करने के लिए कहा नहीं गया था, लेकिन जब उनकी बहन ने ही उसे रोक दिया तो फिर कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब एक मां को उसके बच्चे से दूर करना। वह नर्स साइड में खड़े डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर अपना सिर हिलाकर परमिशन दे देता तो नर्स बाहर जाकर बेबी केयर यूनिट से रोशनी के बेटे को ले आती है। पिछली बार उसने अपने बेटे को उसे ग्लास बॉक्स के अंदर देखा था और आज पता नहीं कितने समय बाद वह अपने बेटे को देख पा रही थी। इससे पहले जब उसने अपने बेटे को जन्म दिया था तब अपनी ही बहन के हाथों मरने के कारण वह कभी अपने बेटे को गले से नहीं लग भाई जी कभी नहीं कहा पाई थी उससे कि उसकी माँ उसे कितना प्यार करती है। हमेशा उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, लेकिन उसका बेटा कभी उसे देख नहीं सकता था। उसका रुद्रांश, उसका और रुद्र का बेटा अपने बेटे को इतनी जोर से गले लगाना चाहती थी मानो उसे अपने अंदर ही संभाले, लेकिन फिर अभी तो बहुत छोटा है, सिर्फ 7 दिन का। इस तरह से करने से कहीं उसे दर्द ना हो। रोशनी को रोता हुआ देख करके नर्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कुछ नहीं आता कि आखिर इस औरत ने ऐसा क्या किया है। परिवार और ना ही इसकी बहन कोई इसके बारे में नहीं सोचता, और इस बच्चे का पिता कहाँ पर है, यही सवाल सारे हॉस्पिटल स्टाफ के मन में था। पता तो था कि यह पता कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान का बेटा होगा, तभी तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, इतने बड़े अस्पताल में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ पाना इतना आसान नहीं है। कभी कभार पैसे से ज़्यादा कनेक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन इन सब से आखिर क्या फ़ायदा जब प्यार ही ना हो। नर्स और डॉक्टर उन दोनों का चेकअप करने के बाद उसे शब्द से चले जाते हैं। जाने से पहले वह नर्स कृपया खोल देती है और बच्चों के झूले को माया के बेड के पास रख देती है, ताकि अगर उसे बच्चों को वहां लेटना हो तो लेट आ सके। दूसरी तरफ आकृति हॉस्पिटल गेट के बाहर तन्वी का वेट करने लगती है। थोड़ी देर में अस्पताल के बाहर एक BMW आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खोल करके तनी बाहर आती है। उसके हाथ में एक पैकेट होता है और फिर उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। आकृति उसे पैकेट पर नजर डालते हुए पूछता है, यह क्या है, इस बैग में क्या लेकर आई है तू? आकृति को देखकर तन्वी के चेहरे पर जो मुस्कान थी बाग के बारे में पूछकर थोड़ी हल्की पड़ जाती है। वह थोड़ा हिचकी चाहते हैं। वह कहती है, दादाजी ने मुझे रोशनी को यह फ़ोन देने के लिए कहा है, इसमें वॉलेट है और कई सारी चीज़ हैं। वैसे तो किसी और चीज़ कैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन दादाजी ने कहा है इसलिए सेफ्टी के तौर पर दे रहे हैं। तन्वी की बात सुनकर आकृति को अंदर अंदर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह तन्वी के सामने अपना गुस्सा जाहिर नहीं करती, बस हल्का सा सर झुका लेती है और थोड़ी सी पछताने वाली आवाज में कहती है, दादाजी को पता नहीं क्यों, लेकिन हमेशा से ही रोशनी पसंद थी। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, उनकी नज़र में मैं कभी आई ही नहीं। आकृति का मुरझाया हुआ बेचारा सा चेहरा देखकर तन्वी को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो हमेशा से ही आकृति ही अपनी भाभी के तौर पर चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके दादाजी को कभी आकृति पसंद ही नहीं आई। सबकी सब कुछ है, उसमें इतनी बड़ी और फेमस एक्ट्रेस है, यहाँ तक कि रोशनी के पापा होने के बाद भी अंकल आकृति को पसंद करते हैं। ये दिखाता है कि वो कितनी अच्छी है, बस उसके दादाजी ही अलग सोचते हैं। इसके बाद दोनों अंदर जाने लगते हैं, जहां एक तरफ तन्वी सच में डूबी होती है, वहीं दूसरी तरफ आकृति तिरछी नजरों से देख मुस्कुरा रही होती है। अस्पताल से जाते हुए उसकी नज़र ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद जनरल यूनिट पर होती है। आज हॉस्पिटल आते हुए जो उसे फ़ोन कॉल आया था, उसे बात से उसके मन में उसे दिन रोशनी के वार्ड के अंदर जो हुआ था वह सब फिर से घूमने लगता है।
जिस दिन उसने उसे नर्स को रोशनी को वो इलीगल मेडिसिन का इंजेक्शन लगाने के लिए दिया था, उसके अगले दिन ही उसे नर्स का एक्सीडेंट हो गया, वह भी इसी अस्पताल के अंदर। उसके बाद उसे वार्ड के अंदर उसका डर जाना और उसे आत्मा को देखना और फिर अचानक से कोमा में मौजूद रोशनी का होश में आ जाना, ये सब कुछ बस एक ही चीज़ दर्शाता है, कुछ तो बदला है बीते 10 दिनों में, लेकिन क्या? हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। Just 7 divorce. Hi guys, this story is uploaded by Sam Pok Story. Comment for more episodes. तन्वी और आकृति दोनों हॉस्पिटल में लिफ्ट लेकर के सीधा विप फ्लो पर जाते हैं। इसके बाद वहां से सीधा रोशनी के पास दोनों जन चले जाते हैं। वो जगह जहां पर अभी रोशनी होती है वहां पर पहले से ही कर बॉडीगार्ड खड़े होते हैं, ब्लैक सूट और ब्लैक गॉगल्स पहने। उनमें से 2 के हाथ में पिस्तौल्स होती है और 2 इलेक्ट्रिक बटन लेकर खड़े होते हैं। तन्वी को देखकर वह चारों अपना सर हल्का सा हिलते हैं। तन्वी उनकी तरफ बस एक उड़ती उड़ती से नज़र से देखते हैं और फिर वापस कमरे के अंदर चली जाती है। ये सारी सिक्योरिटी इस जगह पर ये दर्शाती थी कि पक्का उसका भतीजा इसी रूम में होगा। अंदर जाकर के तन्वी चारों तरफ देखती है, जैसे अरेंजमेंट वह चाहती थी वैसे ही अरेंजमेंट से अंदर एक नर्स स्टैंड बाय में खड़ी थी और सारी चीज़ भी बेस्ट थी, चाहे उसका मन करे चाहे ना करे। अब है तो ये उसके बड़े भाई की बच्चों की माँ और सिंघानिया खानदान की बहू, इसीलिए पुर ट्रीटमेंट देना तो बनता नहीं था। लेकिन तन्वी को कहाँ पता था कि वह चाहे कितने भी अरेंजमेंट करवा दे, आकृति के इन्वॉल्वमेंट की वजह से उनके आने के 10 मिनट पहले ही यहाँ सारी चीज़ बदली गई थी, नहीं तो ये बिल्कुल किसी नॉर्मल आईपी वार्ड जैसा ही था। तन्वी बेड पर लेडी रोशनी को देखते हैं, जिसके बगल में इस समय उसका भतीजा सो रहा होता है। वह सीधा उसके पास जाकर अपने भतीजे को छूने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक पतला सा गोरा सा हाथ उसे उसकी कलाई पकड़ते हुए रोक देता है। अपने हाथ को इस तरह से पड़ा हुआ देख करके तन्वी को अच्छा नहीं लगता, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आकृति इस मौके का फायदा उठाकर तुरंत रोशनी का हाथ पकड़ लेती है और कस के पूरी ताकत लगाते हुए हटाते हुए कहती है, ये तो क्या कर रही है तन्वी, तेरी नंद है, इस बच्चे की हुआ है तो उसे छूने नहीं देगी क्या? देख, तुझे अगर गुस्सा आ रहा है तो तुम मुझ पर साथ ऐसा क्यों कर रही है? दूसरी तरफ रोशनी को अपने हाथों में जो दर्द महसूस होता है उसे वजह से उसे इरिटेशन होने लगती है। दूसरी तरफ आकृति की कमल की एक्टिंग से बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए फिर वह तन्वी का हाथ छोड़कर सामने वाले टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, उसे टेबल फॉर हैंड सैनिटाइजर है, बेबी को इन्फेक्शन हुआ था, इस तरह से छूने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। उसकी बात सुनकर तन्वी को अचानक से याद आता है कि उसके भतीजे को पैदा होने के बाद 3 दिन तक इंक्यूबेशन में रखा गया था उसकी हालत को मॉनिटर करने के लिए, इसीलिए वह तुरंत टेबल पर से जाकर अपना हाथ हैंड सैनिटाइजर से साफ करने लगती है। दूसरी तरफ आकृति रोशनी का जवाब सुनकर दंग रह जाती है और तन्वी का रिएक्शन उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रोशनी अपने हाथ को देखते हैं जिसे अभी भी आकृति ने जकड़कर रखा होता है और थोड़े दर्द के साथ करते हुए कहती है, दीदी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वैसे तो आकृति नहीं चाहती थी, वह तो चाहती थी बस कीजिए तरह से रोशनी उसकी जिंदगी से गायब हो जाए, लेकिन क्योंकि तन्वी उन दोनों की तरफ देख रही थी इसीलिए वह तुरंत उसका हाथ छोड़ देती है और अपने नाटक को जारी रखते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दे, आई एम सो सॉरी, मैं टाइप से पकड़ लिया, क्या ऐसा करना नहीं चाहती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मुझे एक बार तेरे बेटे को लेने देना, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है, मुझे बिल्कुल छोड़ने पर जाऊंगी मैं, तेरा हाथ गलती से पकड़ा था, इसकी सजा तू मुझे और किसी तरह दे देना, इस तरह से नहीं। उसकी बातें सुनकर रोशनी अपनी आंखें घूमती और सोचने लगती है, 300 साल पहले मुझे इसी तरह के मीठे मीठे शब्दों से फंसा गया था, खुद अच्छी भी बन जा रही है, मुझे तकलीफ भी दे रही है और मुझे बुरा भी बना दे रही है। आखिर मैंने कब अपने बेटे को इससे दूर किया? पहले तो मौका नहीं मिला पर अब जरूर रखूंगी, वरना क्या पता मेरी तरह मेरे बेटे की भी किस्मत पर अपना हाथ साफ करने आ जाए। रोशनी चाहे जो कुछ भी सोच, लेकिन तन्वी को आकृति को देखकर थोड़ा बुरा लगता है। वह अपने भतीजे को अपने हाथ में लेती है और आकृति के पास से जाकर उसे दिखाते हुए कहती है, बेटा यह आपकी मासी है और मैं बुआ, चलो देखो मेरी तरफ देखो।
ऐसा कर करके तन्वी रोशनी को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। आकृति के साथ मिलकर रुद्रांश के साथ खेलने लगते हैं। थोड़ी ही देर में जब रुद्रांश रोने लगता है तो वो उसे चुप करने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्राक्ष चुप नहीं होता। तो फिर ईशा, जो कि अपने हाथों को आगे बढ़ा देती है, उसकी गोद में वह रुद्रांश को रख देती है। अपनी माँ की गोद को महसूस करते ही रुद्रांश चुप हो जाता है। उसे इस तरह से देखकर तन्वी को काफी हैरानी होती है। आखिर अपनी लाइफ में पहली बार उसने किसी छोटे बच्चों की हरकतों को देखा होता है। दूसरी तरफ आकृति को गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि सारा अटेंशन यह माँ बेटे जो ले गए होते हैं। वो इधर उधर देखते हैं तो उसकी नज़र तन्वी के बैग पर पड़ती है। उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है। वह तन्वी को देखकर कहती है, तन्वी, मुझे लगता है कि हमें अब डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये डिस्चार्ज के सिलसिले में बातें कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से रोशनी अब ठीक हो गई है, इसीलिए उसे घर चले जाना चाहिए। तन्वी भी अपना सिर हिलाकर हाँ कहती है। आखिर वह यहाँ पर इसलिए तो आई थी ताकि अपनी भाभी की हालत के बारे में पता कर सके। दूसरी तरफ उसे हाँ कहता देख करके आकृति खुश हो जाती है, क्योंकि जब तक रोशनी वहाँ थी उसके पास बहाना था सिंघानिया मेंशन को घूमने का, अंदर से देखने का। और जब से रोशनी हॉस्पिटल में आई है उसके सारे बहाने खत्म हो चुके हैं, इसलिए वह रोशनी को वापस हर जगह शिफ्ट करना चाहती थी, ताकि उसी के बहाने ही सही काम से कम उसका सिंघानिया मेंशन में आना जाना लगा रहे। तन्वी अपना बैग उठाती है और फिर उसे में से एक फ़ोन, एक वॉलेट, एक कार्ड और एक छोटा सा कोर्स निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए कहती है, आपका पुराना वाला फ़ोन खो चुका है, यह नया है। इसके अंदर का नंबर भी नहीं है, इसमें घर वालों के सारे नंबर है, भाई के नंबर है और दादाजी के नंबर स्पीड डायल पर है। आप किसी से भी कॉल पर बात कर सकती है और कोई भी आपको कॉल कर सकता है। बस इतना कहकर तन्वी बच्चे की तरफ मुस्कुराते उसके सर पर हल्का सा हाथ फिरती है और फिर वहां से जाने लगती है। बीते 1 घंटे में वह उसे जगह पर मौजूद थी, लेकिन उसने इन 3 लाइनों के अलावा रोशनी से कुछ भी नहीं कहा होता है। आकृति रोशनी की तरफ से तिरछी मुस्कान के साथ दिखती है और फिर तन्वी के पीछे पीछे रूम से बाहर चली जाती है। सबके जाने के बाद रोशनी गहरी सांस लेती है, फिर थोड़ा सा उठकर बैठने लगते हैं और अपने बगल में लेते रुद्रांश को ठीक से एडजस्ट कर देती है। फिर उसी पोजीशन में न जाने वो कितनी देर तक बैठी रहती है। आखिर में दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे बज गए होते हैं। उसके दिमाग में वह कई सारी बातों के बारे में सोच रही होती है। सच्ची कितना कुछ बदल गया होता है रे उसकी ज़िंदगी में। आज वह अपनी लाइफ का वह फैसला लेने जा रही है, इसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बारे में कल्पना करना उसके लिए उसकी खुद की एग्जिस्टेंस को बुलाने के बराबर था। कोई गहरी सांस लेती है, अपनी आंखें बंद करती है, फिर जब अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों में एक अलग से डिटर्मिनेशन झलक रही होती है। अब क्योंकि उसने तय कर लिया था तो वह पीछे नहीं हटेगी। रोशनी थोड़ा झुककर नाइट चांद पर से फ़ोन उठाती है और फ़ोन को खोलकर वह नंबर डायल करती है जिसे उसने इतनी अच्छी तरह से याद किया था कि इतने सालों के किस्मत के खेल के बाद भी उसे ये सब याद था। फ़ोन में वह नंबर रुद्र के नाम से सेव था। नंबर के मैसेज कलम को खोल करके रोशनी उसमें कुछ टाइप करती है। इतने सालों में पहली बार उसके हाथ कहाँ पर होते कुछ करते समय। ऐसी हालत तो उसकी तब भी नहीं थी जब उसने उसे नस का वह हल कर दिया था, जिस वजह से हॉस्पिटल के बेड पर आने वाले 3-4 महीने बीतने पड़ रहे थे। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कॉमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। जैसे जैसे रोशनी अपनी बात मैसेज के तौर पर लिख रही होती थी, उसकी आंखों से आंसुओं के झरने बह रहे होते थे। उसे ऐसा लग रहा होता था किसके दिल के 100 टुकड़े हो गए हैं और वह सब उसके सीने में छुप रहे हैं। मैसेज पर सेंड बटन दबाने में रोशनी पूरे आधे घंटे का समय लेती है और जैसे ही सेंड बटन दबा देता है वह तेजी से रोने लगती है। रोटी भी क्यों नहीं, जिस प्यार को उसने कभी भुलाने के बारे में सोचा भी नहीं था, जिस प्यार के चलते 300 सालों से उसकी आत्मा भटक रही थी, उसे प्यार भरे रिश्ते को आज उसने एक मैसेज के जरिए तोड़ा, जो होता है डिवोर्स चाहिए, आई वॉन्ट अ डिवोर्स। इस समय पूरे अस्पताल के अंदर सिर्फ रोशनी के रोने की आवाज़ ही गूंज रही होती है। छोटा रुद्रांश शायद अपनी मम्मी की रोने की आवाज़ को महसूस कर सकता था, इसलिए अपनी आंखें खोलकर टकली लगाकर उसे देख रहा होता है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में अचानक से 36 फ्लोर के पेंट हाउस की खिड़की में से एक फ़ोन जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कॉमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। चैट रोशनी कहा एच। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pok Story. Comment for more episodes.
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी। 36 मंजिला इमारत पर अपने केबिन में बैठा काम कर रहा है रुद्रा। पूरी तरह से बस अपने काम को जल्द से जल्द खत्म करने में लगा हुआ था। सारी दुनिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके वह खाली अपने काम में ही बिजी था। पिछले 1 साल या फिर यूं कहूं तो 9 महीने से उसके मन में बस यही बात थी कि यह सब जो भी कुछ हो रहा है सब जल्दी से खत्म हो, ताकि वह अपने परिवार के पास वापस लौटे, उसे औरत के पास वापस लौटे जो पता नहीं कितने ही समय से उसका इंतजार कर रही है। वैसे भी अब उसकी जिंदगी में एक और जिम्मेदारी थी, उसके बेटे की, जिसका बचपन वह जीना चाहता था। अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में सो करके उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, एक ऐसी मुस्कान जो कि बिजनेस वर्ल्ड में स्टैचू एक्सप्रेशंस वाले बिजनेस लायन के नाम से फेमस रुद्र सिंघानिया पर बिल्कुल नहीं सूट करती थी, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डीलर या फिर किसी कंपनी का सीईओ कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि जिस इंसान के सामने उनके पति ने छोड़ते हैं उसकी कितनी सॉफ्ट साइड भी है। अभी वह खुद को वापस काम में और जोक नहीं वाला होता है कि उसका फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन को उठाकर जब चेक करता है तो उसके ऊपर माय वाइफ नाम फ्लैश कर रहा होता है। ये वह नंबर होता है जिससे अभी उसमें कल रात को ही सेव किया आया था। उसे नंबर से उसे एक मैसेज आया होता है। उसे नोटिफिकेशन पर जैसे ही वह क्लिक करता है तो उसमें लिखी चीज़ को पढ़कर पहले तो उसकी आंखें बिल्कुल शांत समुद्र की तरह उसमें लिखी बात को समझने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर उसे शांत समुद्र में जैसे कि तूफानी लहरें उठ रही हूँ ऐसा वेद आता है और उसकी दोनों आंखों में इतना गुस्सा उतर आता है और उसके हाथ में मौजूद फ़ोन उठाकर वह अपने सामने मौजूद ग्लास वॉल से सीधा नीचे फेंकता है। 36 वाले से गिरने के बाद फ़ोन नीचे आती जाती गाड़ियों के समुद्र में कहीं खो जाता है। अपने ऑफिस में बैठे रुद्र को अपने आप को शांत करने के लिए कई गिलास पानी पीने की कोशिश करता है। वह विश्वास ही नहीं कर सकता था कि जो लड़कियों से इतना प्यार करती है, कि उसके लिए 8 साल की उम्र से जतन किए जा रही है, उसकी इतनी बार इतनी बुरी तरह से बर्ताव करने के बाद भी हमेशा उसके पास आ जाए करती थी, इसकी कड़वाहट से भरे शब्दों को भी सुनने के लिए तरसती थी। वह उसे ऐसा मैसेज कैसे कर सकती है? क्या बदल गया? डिवोर्स चाहिए, आई वॉन्ट ए डाइवोर्स, आई वॉन्ट ए डाइवोर्स, आई वॉन्ट डाइवोर्स, डाइवोर्स चाहिए। उद्धरण चिन्ह। चाहे वह अपने आप को कितना भी शांत करने की कोशिश क्यों ना करे, उसके दिमाग में यही शब्द ढूंढ रहे होते हैं। आखिर में आधे घंटे बाद अपने टेबल पर मौजूद इंटरकॉम को उठा करके वह कॉल करता है। अभी सुबह के 6 बजे बज रहे थे, इसीलिए छुट्टी थी लगभग, और पिछले 10 साल से अपने बेस्ट फ्रेंड को फॉलो करने वाला, उसके बाद उसका असिस्टेंट बनने वाला रुद्रा का वह दोस्त, जो कि सही मायने में बीते कुछ सालों से उसकी बीवी का रोल प्ले कर रहा था, ऑफिस के एक बेडरूम के अंदर आराम से सो रहा होता है। उसने एडवांस में 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम मांगा होता है ताकि उसे थोड़ी देर सोने को मिल जाए। वैसे भी पिछली 2 रातों से कंटिन्यू इसलिए काम करने के बाद उसके अंदर ताकत नहीं थी कि वह तीसरी रात गुजार सके। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. आखिर हो बिजनेस लाइन की शक्ति थोड़ी ना रखता था, लेकिन अचानक से उसके बेड के पास मौजूद उसका फ़ोन बड़ी ही तेज रिंगटोन के साथ बजने लगता है। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, ये वही रिंगटोन होती है जो स्पेशली उसने अपने बॉस के लिए रखी होती। इस रिंगटोन को सुनने के बाद उसकी आंखों से सारी नींद उड़ जाती है और वह तुरंत अपना फ़ोन उठा करके बात करने की कोशिश करते हुए कहता है, हेलो सर, बोलिए क्या हुआ? जल्दबाजी में वह ये भी नहीं देखा कि उसने फ़ोन उल्टा पड़ा है और फ़ोन स्पीकर पर हो गया है उल्टा। दूसरी तरफ रुद्र, जिसके साथ यह सब पहले भी कई हजार बार हो चुका होता है, वह बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहता है, फ़ोन सीधा करो। दूसरी तरफ अचानक से इतनी तेज आवाज़ के कारण मोहित अपने कान रगड़ते हुए जब अपने प्यार बस की बातें सुनता है तो देखा है कि उसने फ़ोन उल्टा पड़ा है, जिस वजह से स्पीकर ऑन हो गया है। वो तुरंत स्पीकर बंद करके फ़ोन सीधा करता है और अपने कान के पास लगाकर कहता है, सॉरी सर, वह मैं अभी जल्दबाजी में ये हो गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी रहती है, लेकिन रुद्र की अगली बात सुनने के बाद उसके चेहरे से हंसी और उसके पैरों के नीचे से जमीन दोनों खिचक जाती है। ऐसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि इतने समय के बाद आखिरकार यह अनमोल रतन वाले शब्दों को सुन रहा है। 4 दिन में इंडिया जाने की फ्लाइट बुक करें।
बस इतना सा खाने के बाद फोन कट जाता है और अपना मुंह आधा खोल करके मोहित अपने सामने मौजूद फोन को देख रहा होता है। इंडिया जाना यह वही इंसान होता है जो अपने बेटे के पैदा होने की बात सुनकर भी यह शब्द नहीं कहता और उसे समझ नहीं आता क्या आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि इंडिया जाने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। ऐसा क्यों बदल गया? जहां एक तरफ सारी दुनिया ये सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या बदल गया, वहीं दूसरी तरफ इस बदलाव का असली कारण रोशनी बस अपने बेटे को अपने गले से लगाकर लेती रहती है। उसके लिए ये सब सपने की तरह होता है और उसकी आंखों में उमड़ना हुआ दुख का सैलाब, उसके चेहरे की उदासी सब जाहिर कर रही होती है उसे दुख को जो उसे मैसेज को भेजने के बाद वह महसूस कर रही होती है। उसके मन में बस रुद्र का रिएक्शन क्या होगा यही बात चल रही होती है। क्या सोच रहा होगा रुद्रा को पक्का इस बात से खुश होगा कि मैं उसे छोड़ दिया? क्या उसे हमारी शादी के ऊपर वह दो रहते हैं कि सब याद आ रहा होगा मैसेज पढ़ने के बाद? क्या हुआ इंडिया जाकर यह सब करने के बारे में सोचेगा या फिर वहीं से डिवोर्स पेपर भेज देगा? उसके दिमाग में ये सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन खुद को फिर से उसे भंवर जाल में न फंसने का डिसीजन लेने के बाद रोशनी पीछे हटने वाली नहीं थी। वह खुद को लंबी गहरी सांस लेकर शांत करती है और फिर काफी देर तक सोने के बाद अपना फोन उठाकर एक बार फिर से किसी को कॉल करती है। दूसरी तरफ आकृति, जब से उसने उसे नस की हालत अच्छी होती है उसे समझ नहीं आता कि उसे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। वही नस होती है ये जिसे रोशनी को वह इंजेक्शन लगाया था और आने वाले 1 महीने तक लगाने वाली थी। लेकिन इस समय रोशनी होश में थी और यह कुआं में चली गई थी। आकृति के सामने सोफे पर बैठी उसकी माँ एक कपड़े पर सीलन लग रही होती है। अपनी बेटी को इतना परेशान देखकर वह उसके हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तुझे इन सब चीज़ों के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, इन सब के लिए तेरी माँ है ना। तुझे तो ये सोचना चाहिए कि अगर मैं जयस बेटे और बेटी को घर से बाहर निकलवाकर एक नाजायज़ लड़की को और एक छोड़ी हुई औरत को फिर से कामयाबी की बुलंदियों को छुआ सकती हैं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अपनी माँ की बात सुनने के बाद आकृति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह सोचने लगती है, सच ही तो था, आखिर माँ को भी तो गरीबों की गलियों से महल तक का रास्ता मिला था, वह भी उसे महल पर राज करते हुए रानी को बुरी तरह से हारने और मारने के बाद। तो फिर वह तो इस समय उसमें है कि राजकुमारी थी, उसके लिए कितना मुश्किल था अपने सपनों के राजकुमार से दूर रहना। आकृति की माँ अपने हाथ में बंधे हुए उसे लाल धागे को देखकर एक अजीब सी हंसी हंसती है। उनकी आंखों में जो भाव रहते हैं उन्हें देखकर एक सेकंड के लिए तो आकृति भी सिहर जाती है। आकृति की माँ हंसी के बीचों बीच रहती है, जब मैं उसकी माँ को किसी लायक नहीं छोड़ा तो फिर उसे बेटी को उसकी औकात याद दिलाने में कितना वक्त लगेगा मुझे, और वैसे भी जब तक उसे लड़की की किस्मत की डोर मेरे हाथ में है तब तक वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वहीं बैठी आकृति का फोन अचानक से बजने लगता है। अपना फोन उठाकर वह अपने कान के पास लगती है, लेकिन दूसरी तरफ से कह रहे इंसान की बात सुनकर उसके मुंह से आखिरकार निकल ही जाता है, व्हाट द हेल। कहाँ चली गई रोशनी, और वह भी अपने बेटे को लेकर के। आकृति को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। अभी तो वह कल ही अपनी बहन से मिलकर के आई थी और आज ही एक नर्स से कॉल करके कहती है कि उसकी बहन डिस्चार्ज हो गई। फिर उसे डिस्चार्ज किसने कराया? कहीं सिंघानिया परिवार में से तो किसी ने। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। इतना सोचकर आकृति तुरंत तन्वी को कॉल करती है। दूसरी तरफ तन्वी अपने दादाजी को समझा रही होती है, दादाजी मेरे समझ नहीं आता, क्या आखिर आपने उन्हें सिंघानिया परिवार के वायरस को ले जाने की परमिशन दी? कैसे? वह बेटा भाई का है, उसे यहाँ रहना चाहिए इस जगह पर, इस घर में, लेकिन वह उसे औरत के साथ वहाँ क्यों चला गया? दादाजी अपने पास मौजूद फाइल को ध्यान से खोलकर देख रहे होते हैं। वह तन्वी के किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते। दूसरी तरफ वहीं पर खड़ा वीर यह सब देखकर तन्वी की सपोर्ट में कहता है, दादाजी मुझे पता है आपको उनकी बहुत चिंता है, लेकिन जो करे, जो फैसिलिटी तूने हमारे पास मिल सकती है वो और कहाँ मिलेंगे। तन्वी भी किसी का सपोर्ट मिलने के बाद तुरंत रहती है, बिल्कुल सही कहा भाई ने, और वैसे भी उन्हें जाना था तो जाने देते, रोशनी से हमें क्या मतलब है, वह तो वैसे भी भाई को पसंद है। अगर आप इस बार जब बात हाथ से बाहर निकल जाती है तो दादाजी अपने हाथ में मौजूद फाइल को टेबल पर पटकते हुए खड़े होकर तन्वी की तरफ देखते हैं और कहते हैं,
क्या मतलब है तुम्हारा? तन्वी कैसी बातें कर रही हो? अभी अभी जो बच्चा इंक्यूबेटर से बाहर निकालकर आखिरकार अपनी मां की गोद में गया है, जो अभी सिर्फ 12 दिन का है, 1 महीना भी नहीं हुआ मुश्किल से, जिसे उसे तुम उसकी मां से दूर करने की बातें कर रही हूँ। उनकी बात सुनकर तन्वी अपनी सफाई देते हुए कहती है, दादाजी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस से क्या मतलब है तुम्हारा? वैसे भी रोशनी अपने भाई के घर गई है, कम से कम वहाँ उसे वह प्यार मिलेगा जो यहाँ के सुविधा और फैसिलिटीज से नहीं मिल सकता है, और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह सिर्फ 2 दिन के लिए वहाँ गई है, 2 दिन बाद वापस यहीं पर आएगी, मैं उसे खुद लेकर आऊँगा, लेकिन तब तक मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी उसे जाकर मिले। तन्वी अभी भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए तुरंत रहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको नहीं लगता आप उसकी कुछ? जब तन्वी अपनी आवाज़ ऊंची करके अपने दादाजी से बात करने की कोशिश करती है, वीर उसे तुरंत चलाकर डांटे हुए कहता है, अपने कमरे में जाओ अभी के अभी। तन्वी कुछ नहीं कहते और फिर तुरंत अपने कमरे में जाने लगती है। वीर आगे बढ़कर तुरंत दादाजी का हाथ पकड़कर उन्हें उनके कमरे में ले जाकर लेटा देता है और फिर उसे जगह से बाहर निकालकर अपने गाड़ी की चाबी लेकर वहां से चला जाता है। कमरे में बैठे दादाजी अपने बेड के बिल्कुल सामने लगे फोटो फ्रेम को देख रहे होते हैं, जिसमें उनके पास उनका बेटा, बहू और सामने 3 लड़के, और सबसे बड़ी हाइट वाले लड़के की गोद में एक छोटी सी लड़की होती है। सबके चेहरे पर मुस्कान होती है, सिर्फ बीच में खड़े हो मंजिले लड़के के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं होती, पर वही होता है जो अपने दोनों हाथों से अपने दोनों भाइयों को पकड़कर खड़ा होता है। उसे फोटो को देखते हैं और एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहते हैं, परिवार बिखर जाए इससे पहले वापस आजा बेटा, तेरे ऊपर तेरे बच्चे और पत्नी की भी जिम्मेदारी है, उन्हें निभा ले। दूसरी तरफ तन्वी अपने बेड पर लेटे हुए आज हुई सारी चीजों के बारे में सोच रही होती है। शाम को 5:30 बजे का करीब घर पर फोन आता है कि किस तरह से रोशनी का बड़ा भाई ईशान हॉस्पिटल जाकर अपनी बहन को अपने साथ ले जाने की परमिशन मांग रहा है। वह तो मना कर रही थी, लेकिन दादाजी ने उसे परमिशन दे दी। इसी बात पर उसके और दादाजी के बीच में बहस शुरू हो गई। उसे कभी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों उसके दादाजी आकृति जैसी लड़की को छोड़कर इस रोशनी को इतनी महत्व देते हैं, क्योंकि बस घर में फूट डालने की कोशिश करती है। आज उसके और दादाजी के बीच में बहस होगी। पहली बार उसे उसके भाइयों में से किसी ने इतनी तेज आवाज में डांटा, नहीं तो हमेशा वह जो भी कहती थी उसे एक बार में मान लिया जाता था। अभी वह ये सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगता है और सामने आकृति नाम फ्लैश कर रहा होता है। फोन को उठाकर तन्वी अपने कान के पास लगती है तो दूसरी तरफ से आकृति की चिंता भरी आवाज उसे सुनाई देती है, तन्वी मुझे अभी अभी डॉक्टर ने बताया कि रोशनी डिस्चार्ज हो गई है, लेकिन वह सिंघानिया मेंशन नहीं रही है। तू कहाँ गई है? इस हालत में तुम्हें इस तरह से उसे कहीं पर भी नहीं भेज देना चाहिए, बताओ ना कहाँ पर है वो, मुझे बहुत चिंता हो रही है। आकृति की चिंता को महसूस करके तन्वी एक सार्कास्टिक से हंसी हंसती और सोचने लगती है, एक ये लड़की है जो उन दोनों को अपनी जान से भी ज्यादा मानती है, और एक वह दोनों भाई बहन है हमेशा की तरह एहसान फरामोश। तन्वी थोड़ी किट भरी आवाज में कहती है, आकृति दीदी आपको ना उन लोगों की चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए कि चिंता के लायक नहीं है वह दोनों। अब तो उन्हें अपना भाई या बहन समझकर उनकी मदद करती रहती है, लेकिन वो दोनों इतने बड़े नालायक हैं कि आपकी मेहनत की, आपकी मदद की कोई कदर ही नहीं है। अब तक तन्वी की बातों से आकृति को एहसास हो गया होता है कि रोशनी जरूर अपने भाई यानी किसके सौतेली भाई ईशान के साथ है। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे तुम उसे भिखारी के पास भाग गई, अच्छा है अच्छा है। सिंघानिया खानदान के कड़ी निगरानी और पहने बॉडीगार्ड के कारण मैं डायरेक्टली हमला नहीं कर सकती थी, पर अब तो तुमने मुझे मौका ही दे दिया। दूसरी तरफ रोशनी इस समय का अपार्टमेंट में होती है, जो कि काफी पुरानी जगह पर होता है, जहां पर कई सारे लोकल लोग रह रहे होते हैं। अपार्टमेंट की हालत ठीक है ठाक होती है। ये जगह 2 BHK होती है, यानी 2 भेज 2, एक बाथरूम और एक किचन और एक छोटा सा जगह जिसे हाल कहा जा सकता है।
दूसरे बेडरूम में लेटे हुए अपनी गोद में मौजूद रुद्राक्ष को हल्के हल्के से सहलाते हुए ईशा खिड़की के बाहर देख रही होती है। इस बार उसके हाथ में ना तो वह वेडिंग रिंग होती है, ना गले में मंगलसूत्र होता है और न ही मांग में सिंदूर, बल्कि यह तीनों ही चीज उसे बेड के एकदम सामने मौजूद एक छोटी सी ओपन स्टाइल अलमारी के ऊपर रखे होते हैं, जहां पर एक डायमंड रिंग, एक मंगलसूत्र और एक सिंदूर का डब्बा होता है। अस्पताल से निकलते वक्त अपने बेटे की चीजों के अलावा बस यही 3 चीजें होती है जिन्हें वह उठती है। पता नहीं क्यों वह तो सोचते हो खत्म कर देना चाहती थी। क्या ये सब उसके लिए इतने सालों बाद भी इतना मुश्किल है? आखिर में खुद को रोक नहीं पाती और रुद्रांश को बेड पर लेटकर उसकी चारों तरफ ताकिया रखकर बेड पर से उठकर उसे जगह पर जाकर अपनी वेडिंग रिंग को अपने हाथों में पहन लेती है, मंगलसूत्र को वापस पहन लेती है और सिंदूर को अपने हाथ में लेकर अपनी मांग में भरते हुए एक लंबी गहरी सांस लेती है। शायद हाँ, ये सब उस के लिए इतना ही मुश्किल है। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. 9 पत्थर की मूरत। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. रोशनी अभी अपने प्यार के भवन में फांसी होती है कि उसे उसकी नींद से जगाने के लिए पीछे से एक जोरदार आवाज आती है और दरवाजा खोलकर अंदर जाकर ईशान उसे देखते हुए कहता है, देखा, मुझे लगा ही था इतना सब होने के बाद भी तेरे अंदर अकल नहीं आई है। उसे पत्थर से प्यार करती आ रही है और उसे पत्थर में तेरे लिए कोई इमोशंस ही नहीं आए। ईशान रोशनी का सागा बड़ा भाई और आकृति का सौतेला भाई, एक समय पर मल्होत्रा खानदान का इकलौता वारिस और उसकी जायदाद का होने वाला मालिक। ईशान आज इस टूटी फूटी बिल्डिंग में रहने के लिए मजबूर था। कारण था उसकी मां की मौत के बाद उसके पापा का इस तरह से बदल जाना। जो पापा कभी अपने दोनों बच्चों को अपने आलीशान घर से बाहर निकालने की परमिशन भी नहीं देते थे, इस डर से कि कहानी उनके कपड़ों पर धूल न लग जाए, वही उनके प्यारे पापा एक दिन अचानक से इतने कठोर दिल हो जाते हैं कि अपने दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं। वह तो रोशनी की शादी करनी होती है, इसलिए उसे घर में रखते हैं और उसकी शादी समय से पहले करके उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। और ईशान को तो शादी करने का भी वेट नहीं करते, पहले ही उसे घर छोड़ने के जाने की इजाज़त दे दी जाती है। इसके साथ साथ कंपनी से रिलेटेड किसी भी चीज़ में ईशान को इवॉल्व न करने की डिसीजन भी उनके पापा का ही तो होता है। ईशान की अपनी एकेडमिक सर्टिफिकेट के बलबूते, मेहनत के बलबूते जो बड़ी बड़ी कंपनी में उसे नौकरियां मिल रही थी, उसे पर भी अपना प्रेशर बना करके उन कंपनी को धमकाया जाता है। आखिर में ईशान एक ऐसा इंसान जिसने बिजनेस मैनेजमेंट से एमबीए किया था, इसके साथ साथ उसकी टॉप यूनिवर्सिटी से अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की थी, एक कॉलेज में छोटे से लेक्चरर की जॉब कर पाता है, जिसकी तनख्वाह होती है महीने के 30,000 रुपये। अगर रोशनी की भाभी एक कॉल सेंटर में काम नहीं कर रही होती और घर में फाइनेंशियल कंडीशंस में हेल्प नहीं कर रही होती, तो वह दोनों किसी भी तरह से अकेले ईशान की सैलरी पर तो दिल्ली जैसे महंगे शहर में नहीं रह पाते। अपने भाई और भाभी की ऐसी हालत होने पर भी रोशनी उनकी मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि इंडिया के सबसे अमीर आदमी की पत्नी होने के बाद भी उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। जो पैसे उसे दादरी से मिलते थे वह भी उसकी फूटी किस्मत की वजह से किसी न किसी कर्म के कारण खर्च हो जाया करते थे। रोशनी हमेशा यही बात सोचती थी कि आखिर उन दोनों भाई बहन की किस्मत इतनी ज़्यादा खराब हुई तो हुई कैसे? आखिर उन दोनों ने तो महलों में जन्म लिया था, फिर फकीरों वाली जिंदगी कैसे मिल गई? वह तो मरने के बाद उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में ब्लैक आर्ट प्रैक्टिस भी है, सरल भाषा में कहे तो काला जादू, जो सिर्फ सम्मोहन तक सिर्फ बल्कि कुछ ऐसी आत्माओं को अपने वश में करके एक इंसान के पूरे सौभाग्य को अपनी तरफ खींचने की शक्ति रखता है, ब्लैक आर्ट मैजिक। पर अब क्योंकि वह पहले की तरह बच्ची नहीं रही थी और सब कुछ जान चुकी थी, इसीलिए उसने तय कर लिया था कि अपने भाई और अपने आप को उसकी प्यारी माँ और प्यारी बहन के बनाए गए इस काले भंवर से निकालने के लिए वह अपनी पूरी जान छोड़ देगी। अपनी बहन को इस तरह से ख्यालों में खोया देख करके ईशान उसके आगे चुटकी बजाता है और उसे नींद से जागते हुए कहता है, रोशनी मेरी प्यारी बहन, तू इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी कॉलेज में तूने पढ़ाई की है, इतनी यंग एंड ब्यूटीफुल है, तो एक पत्थर की मूरत के पीछे अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही है? मैं बचपन से तुझे समझते आ रहा हूँ, जिस दिन तूने शादी की उसे दिन मैंने तुझे झांझर के बताया कि उसे पत्थर के लिए इंसान से शादी मत करो, अपने सगे परिवार के सामने नहीं हंसता, वह बेडरूम में क्या ही उखाड़ लेगा। उसकी बातें सुनकर रोशनी के गाल लाल हो जाते हैं और वह अपने भाई को हल्का सा धक्का देते हुए कहती है, क्या बोल रहे हैं भैया आप?
ईशान जैसे हमेशा से रुद्र एकदम ही पसंद था। अब इसका कारण तो उसे खुद भी नहीं पता था कि उसे रुद्र जैसा इंडिया का मोस्ट एलिजिबल बैचलर क्यों नहीं पसंद है, जिसके पीछे लाखों काली बिल्लियां पड़ी रहती है। एक उसके घर की बिल्ली भी हमेशा अपनी जीभ निकाले उसका इंतजार करती रहती है। उसे तो बस इतना पता था कि जो इंसान उसकी बहन से शादी करेगा और उसके साथ गंदा व्यवहार करेगा, वह इंसान उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। आखिर ईशान एक कट्टर बहन प्रेमी जो था। ईशान थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहता है, अरे तुम्हें गलत है क्या बोल रहा हूँ, शक्ल देखी है तूने उसकी, चाहे वह कितना भी अच्छा दिखता क्यों ना हो, चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस रहते हैं जैसे कल ही किसी की मौत हुई है और अभी अभी वह किसी की शोक सभा से निकला है। चार, वह इंसान कैसे बेड पर अपनी पत्नी, सुंदर पत्नी का घूंघट उठाकर उसके चेहरे को किस कर सकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता। ईशान इतना कहता ही है कि पीछे दरवाजे पर से एक आवाज आती है, तुम्हें तो सोचा भी नहीं चाहिए अपनी बहन और उसके पति के बेडरूम अफेयर्स के बारे में। उम्र में उसे 2 साल बड़े होने का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं है। तुम अभी भी गड्ढे में ही हो और गड्ढे में ही रहने वाले हो। घर में एक सिंपल सा टी शर्ट और पैंट पहनी रोशनी की भाभी मीरा, जो अपनी सुंदरता के लिए पूरे दिल्ली शहर में फेमस है, शायद रोशनी और आकृति के बाद तीसरे नंबर पर जिसका नाम आता है, अंदर आती है और अपने पति के आगे हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। आपको अपनी बहन और उसके पति के बीच के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, खास करके उनके बेडरूम एड्रेस में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। ईशान अपनी पत्नी को देखकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी आखिर वह मर्द है, मर्द की तरफ से रहना है। यहाँ बात उसकी बहन की, जब उसकी बहन पिक्चर में आती है तो वहाँ पर उसके सामने चाहे उसकी प्यारी सी पत्नी मीरा हो या फिर उसके अब खुसद बन चुके उसके पापा, सबसे वह लड़ने के लिए तैयार था। इसीलिए वह कहता है, तुम फिर से आगे उसे इंसान का पक्ष लेने में काम नहीं करने जाता, लेकिन मैं तुम्हारे पास वापस आ जाता हूँ ना। वह इंसान पिछले 1 साल से काम करने गया है, पता नहीं कौन सा काम करने गया, अपने सगे बेटे के पैदा होने पर नहीं आया, इतना कौन सा बिजी है, एक दिन की छुट्टी ले लेगा तो क्या उसकी रैंकिंग नंबर 1 से नंबर 2 हो जाएगी। इस बात पर तो मेरा भी कुछ नहीं कहती। ये बेडरूम मैटर तो है ही नहीं इनके बीच। एक बार में तो मेरा भतीजा आ गया, दूसरी बार तो करने का मौका ही नहीं मिला। उसकी यह बात सुनकर मीरा उसे आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है और रोशनी, उसका तो चेहरा बुरी तरह से लाल हो गया होता है। उसे तो हमेशा से पता था उसका भाई जब से वो इंडिया आया था और ऐसे नॉर्मल लोगों के बीच रहने लग गया था, तब से वो और भी ज़्यादा ठरकी हो गया था। कोई कह सकता है एक कॉलेज में लेक्चरर होने के बाद भी इस तरह से बात करने की आदत है उसकी भाई को। मीरा अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, सच में आपको समझाना कितना मुश्किल है। ईशान अपना सिर फिरते हुए कहता है, मुझे तो समझना ही नहीं है, मैं सबको समझ चुका कि तुझे रोशनी, मुझे पता है तो प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि तुझे तेरे साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। पर तुझे नहीं दिखाई दे रहा तो क्या हुआ, मेरी अभी भी आंखें खुली हुई है और मैं सब कुछ देख सकता हूँ और मैं उसे पत्थर की मूर्ति को न छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। मेरी बहन को इस तरह से डिलीट करने के लिए अपनी लाइफ से, उसके परिवार में भी उनके दादाजी को छोड़कर किसी में बुद्धि नहीं है, सब बेल बुद्धि है। तो क्या हुआ अगर बड़े बड़े पोस्ट पर सब बैठे और बहुत पैसे कमाते हैं तो? मैं जा रहा हूँ, मैं अभी के अभी उसे इंसान को कॉल करके अच्छे से सुनने वाला हूँ और यह कहूँगा कि मेरी बहन को अभी के अभी डिवोर्स के पेपर भेजो, तुरंत की तुरंत। नहीं नहीं रुको, मेरी बहन तुझे अभी के वीडियो के पेपर ईमेल कर देगी, तुरंत के तुरंत उसको साइन कर देना। इतना कहकर के ईशान बिना मीरा की बात सुन तुरंत अपना फ़ोन निकाल करके उसमें मौजूद पत्थर की मूरत नाम को क्लिक करता है और कॉल करने लगता है। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. Chatten Pret Atma. Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. तीनों जान अपनी सांसें बंदे इंतजार कर रहे होते हैं दूसरी तरफ फ़ोन उठाने की। वही इस समय अपने पेंट हाउस में शावर से निकला रुद्र अपने बाल सुखा रहा होता है, फ़ोन की घंटी बजाते हुए देखा है उसे, पर एक नज़र डालता है और फिर बाल सुखाने लगता है। अगर रोशनी का फ़ोन होता तो उठा भी लेट, इस इंसान का फ़ोन तो मैं कभी नहीं उठाऊंगा, इतना सोच करके वह फ़ोन को साइलेंट कर देता है। 3-4 बार कॉल करने के बाद भी जब उसका फ़ोन नहीं उठाया जाता तो गुस्से में इंसान अपना फ़ोन उठाकर पटकने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा उसे रोक देती है। अरे मेरे प्यारे पतिदेव, शांत हो जाइए, 15,000 का फ़ोन है और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि दोबारा हम लोग खरीद लेंगे।
मन मर करके ईशान बेड पर पड़ी ताकिया को उठाकर फेंक देता है और गुस्से से अपने पैर पटकते हुए कहता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ, इंसान न जान करके मेरा फ़ोन नहीं उठाता है। पहले भी जब भी मेरी बहन इसके पीछे पीछे घूमती रहती थी और मैं इस फ़ोन करता था तब भी है मेरा फ़ोन नहीं उठाता था। बस्टर्ड कुत्ता का तारांकन तारांकन तारांकन। उद्धरण चिन्ह। न जाने कितनी ही गालियां दे देकर आखिरकार जब ईशान का मन भर जाता है तो वो एक गिलास पानी पी करके हाल में जाते हुए कहता है, खड़ी मत रहो, मेरा टिफ़िन दो, मुझे लेक्चर के लिए लेट हो रहा है, आज मेरे दो लेक्चर है। पीछे खड़ी मीरा रोशनी को देखते हैं जो इस समय उसे ही देख रही होती है और अपना सिर हिलाते हुए अपने पति के पीछे जाने लगती है। इतने दिन के बाद, शायद अपने बेटे को लेने के बाद ये पहली बार होता है जब रोशनी खुलकर मुस्कुरा रही होती है। सच में पूरी दुनिया में सिर्फ उसके भाई के अंदर एक कैपेसिटी थी जो उसके जैसी को हंसा सकते थे। कुछ देर तक वहीं खड़े होने के बाद रोशनी खिड़की के पास जाकर खड़ी होती है और नीचे देख रही होती है उसका भाई, जिसे महंगी महंगी भारत कार में घूमने की आदत थी, एसी के बिना तो कहीं पर भी नहीं रखता था। वह इंसान किस तरह से अपना स्कूटर ऑन करने के लिए परेशान था। आखिर उसकी सैलरी में एक सेकेंड हैंड स्कूटर है तो आ सकता था। कहते हैं जो अपनों ने ही कश्ती छोड़ दिए तो नया डूबने ही होती है, और यहाँ तो उसके सगे पापा ने उनके साथ छोड़ दिया तो फिर वह कहीं रह सकती थी किसी और को। रोशनी अपना फ़ोन हाथ में लेकर के उसके अंदर मौजूद कैलेंडर में आज की तारीख देख रही होती है, 12 सितंबर 2023। ये वही तारीख होती है जिस दिन इंजेक्शन के ओवरडोज के कारण उसकी असल में मौत हो गई होती है, और ये वही तारीख होती है जिस दिन उसके मरने के बाद उसकी किस्मत, या यूं कहूँ तो वह शक्ति जो हर इंसान के अंदर होती है, जिससे किसी इंसान के दिन अच्छे होते हैं, किसी के बुरे होते हैं, जैसे आकृति ने उससे छीन लिया होता है, इसका असर कम हो जाता है और धीरे धीरे वह शक्ति भी खत्म हो जाती है। एक तरह से कह तो कल वह तारीख होती है जिस दिन आकृति का शिकार कोई और बनने वाला होता है। पृथ्वी में आने वाले 400 सालों तक क्या होगा उसे इस बारे में सब कुछ पता होता है। वो उसे इंसान को भी जानती थी जिसे अब आकृति अपने काले जादू के फेंस में फंसाने वाली होती है। रोशनी अपने सोते हुए बेटे को देखते हैं, फिर उसके आसपास छोटी छोटी तकिया लगाकर और कमरे को थोड़ा सा क्लीन करके बाहर निकलती है। किचन में इस समय एक टिफिन पैक कर रही उसकी भाभी खड़ी होती है। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। मीरा को जब किसी की चने की आवाज आती है तो पीछे घूमती है और रोशनी को देखकर मुस्कुराती है, फिर उसकी तरफ एक प्लेट बढ़ाते हुए कहती है, रोशनी तुम खाना खा लो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, मैं शाम को 6 बजे तक आ जाऊंगी। ईशान भी शाम को 6 बजे तक आ जाएंगे मेरे ख्याल से। सॉरी, तब तक तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा तो मैनेज कर लोगे ना, मैं छुट्टी ले लूँ। खाने के प्लेट अपने हाथ में लेकर के रोशनी कहती है, नहीं नहीं भाभी, आपको छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए, आप अपना काम मत खराब करिए, वैसे भी मैं तो अभी कुछ काम नहीं रही हूँ, आप ही के भरोसे हो ना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके सर पर और भी ज़्यादा। मीरा उसकी बात पर तुरंत से टोकते हुए कहती है, अरे कवर्धा, जो तुमने आगे के शब्द कहे तो ईशान की कुछ भी होने से पहले तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, और अपने बेस्ट फ्रेंड के मुझे ऐसे शब्द नहीं मैं नहीं सुन सकती। और तुमने ठीक कहा, तुम कोई मेहमान थोड़ी ना इस घर की परमानेंट मेंबर हो। तुम्हारे साथ में फॉर्मेलिटी थोड़ी ना निभाऊंगी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और कॉल करते रहना, कुछ भी हो चाहे कोई प्रॉब्लम ही क्यों ना आ जाए, कॉल करना। इतना कहकर के मेरा अपना टिफ़िन लेकर के वहीं पास में मौजूद टेबल पर रखे अपने बैग और फ़ोन को उठाती है। रोशनी की तरह बाय करके मुस्कुराकर घर से बाहर चले जाती है। रोशनी उसे खाने की प्लेट को टेबल पर रखती है और फिर दरवाज़ा खोलकर सामने मौजूद रेलिंग पर से नीचे देखी है। जब वो मीरा को ऑटो में बैठा हुआ देख लेती है तब वो घर के अंदर वापस आती है और पूरे घर की तलाशी लेने लगती है, छोटी से छोटी किताबों से लेकर के बड़े से बड़े बर्तन, डब्बे, बेड के नीचे हर जगह देखती है। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद जब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता तब रोशनी अपनी आंखें बंद करती है और वहीं पर ध्यान मुद्रा में बैठ जाती है। अपनी आंखें बंद करते हुए रोशनी कुछ बड़बड़ाने लगती है। उसके ऐसा करने का यह असर होता है कि आसपास अचानक से एकदम शांति हो जाती है। करीब 15-20 मिनट तक रोशनी कैसा करने के बाद उसे कमरे में मौजूद हवाएं बड़ी तेज चलने लगती है।
हवा की रफ्तार रोशनी के चारों तरफ एक भंवर सा बना देती है। उसे तेज हवा में मौजूद घर का सारा सामान अपनी अपनी जगह से उड़ करके उसे भवन में घूमने लगता है। इतनी तेज रफ्तार होने के कारण रोशनी के बाल, जिसे उसने एक रबर के सहारे जुड़े में बांध रखा था, पूरी तरह से खुल जाते हैं और उसके आसपास बिल्कुल सांपों की तरह उड़ने लगते हैं। बस इस पॉइंट पर रोशनी अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें, जो पहले हॉकी भूरी थी, पूरी तरह से काली हो चुकी होती है। उन आंखों से दो खून की बूंदें गिर रही होती है, जैसे किसी इंसान के आंसू। इस समय उसे देखकर कोई भी इतना डर जाता है कि वहीं बेहोश हो जाता। रोशनी की आंखें खोलने के बाद जो हवा का भावर उसके दर्द बना था वह रुक जाता है। वह सारी चीज अभी भी हवा में रुकी हुई रहती है। अचानक से ईशान और मीरा का बेडरूम का दरवाजा बड़ी ही तेजी से खुलता है और उसके अंदर से एक चीज उड़ती हुई रोशनी के सामने जाकर गिरती है। मीरा का मंगलसूत्र। उसे मंगलसूत्र को देख कर के रोशनी को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी गुस्से के कारण उसकी आवाज ऐसी हो जाती है जैसे 10 लोग एक साथ बोल रहे हो। ये तुमने ठीक नहीं किया। आकृति शादी के इतने पवित्र निशानी को किसी की बर्बादी का कारण बना दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रोशनी अपना हाथ आगे बढ़ा करके उसे मंगलसूत्र को पकड़कर अपने हाथों में लेती है और अपनी आंखें बंद कर दी। आसमान में रुकी वह सारी चीज वापस से अपनी अपनी जगह पर चली जाती है। मीरा और ईशान के बेडरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ईशा के बाल, जो पहले खुल गए थे, खुद पहले की तरह हो जाते हैं और उसकी आंखों से जो दो खून की बूंदें जमीन पर गिरी थी वह फिर से वापस रिट्रैक्ट होकर के गायब हो जाती है। इस बार जब रोशनी अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें पहले की तरह सुर्ख बुरी होती है। एक बेहद ही खूबसूरत आंखें, जिनमें एक समय पर चमक हुआ करती थी। जिंदगी की चमक पर अभी तो सिर्फ अंधेरा होता है। रोशनी अपने हाथ में मौजूद उसे मंगलसूत्र को देखते हैं और फिर किचन में जाकर के चाकू लाती है। आरुष चाकू की मदद से अपनी एक उंगली के सरे को काटते हुए उसमें से दो खून की बूंदें उसे मंगलसूत्र पर गिराती है। थोड़ी ही देर में वह मंगलसूत्र उसे खून को सूख लेता है और उसे मंगलसूत्र में से काला धुआं निकलने लगता है। ईशा घर में मौजूद मंदिर के अंदर से भस्म लेकर आती है और उसे भस्म को देखते हुए सोचती है, असली नहीं है पर मेरा काम तो हो ही जाएगा। फिर उसे भस्म को उसे मंगलसूत्र पर डालते हुए उसे कसकर पकड़ लेती है। अचानक से किसी की चीखने की आवाज आने लगती है, बचाओ, नहीं, बचाओ। और देखते ही देखते एक काला साया मंगलसूत्र में से निकलता है। उसका शरीर जल रहा होता है। वह साया इतना काला होता है कि रात का अंधेरा भी उसके आगे फीका पड़ जाए। उसके इर्द गिर्द जल्दी वह नीली आज उसे पूरे साई को और भी ज्यादा डरावनी बना रही होती है। उसे सहायक की एक आंख होती ही नहीं है और दूसरी बिल्कुल काली होती है। उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता उसे जलती हुई नीली आग के कारण। बचा, ओ मुझे बचाओ। रोशनी उसे साई को मदद की गुहार लगाते हुए देखते हैं और फिर अपनी भाभी का मंगलसूत्र, जो इस समय सभी तरह के अशुद्धियों से मुक्त हो चुका था, अपने मुट्ठी में बंद करके अपने सामने मौजूद उसे जलती हुई प्रेत आत्मा को देखते हैं और एकदम धुंध भरी आवाज के साथ कहती है, तुम्हें क्यों बचाऊं मैं? तुम्हें बचा कर मुझे क्या मिलेगा? जैसे जैसे रोशनी बात कर रही होती है वो आग हल्की सी कम हो जाती है और आखिरकार वह साया, जिसे पहले ठीक से देखना अभी बहुत मुश्किल था, उसकी शक्ल रोशनी देख पाती है। ये प्रेत आत्मा दर्शन एक लड़की की होती है जिसके चेहरे पर जगह जगह चोटों के निशान थे और उसकी एक आंख की जगह पूरी तरह से खाली थी। उसके बाल भी बड़े ही आधे टेढ़े तरह से कटे हुए थे और सबसे ज्यादा डरावना था उसका वह मुंह, जो आधा सिला हुआ था। कोई और इंसान होता तो अभी तक ऐसी प्रेत आत्मा को देखकर डर के मारे बेहोश हो चुका होता, लेकिन रोशनी जैसे आप इन सब चीजों की आदत पड़ गई थी, एक तक बस उसे चीज को जलते हुए देख रही थी। और ठीक कुछ पल इंतजार करने के बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हारा बदला पूरा करने की मदद मिलेगी। एक तरफ रोशनी, जो अभी भी उसे प्रेत आत्मा के साथ डील कर रही थी, उसे यह नहीं पता था कि आज कॉलेज में होने वाले एक बड़े इवेंट के कारण ईशान की छुट्टी जल्दी हो गई थी और वह इस समय घर की तरफ से बढ़ रहा था। अब ये तो कोई नहीं जानता था कि क्या सच में ईशान के सामने रोशनी का राज खुल जाएगा। क्या रोशनी उसे प्रेत आत्मा के साथ अपनी डील कर लेगी? Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes.